हेलो एवरीवन, आज हम इंडक्शन मोटर का लेक्चर 4 देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको इंडक्शन मोटर के कुछ टाइप्स के बारे में बताया था। ओके, अब आज आपको बताएंगे कि इंडक्शन मोटर की परिभाषा क्या है रियल में, इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और थोड़ा सा स्लिप के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, इंडक्शन मोटर एक ऐसा मशीन है, इंडक्शन मोटर एक ऐसा एसी मशीन है। ठीक है, इंडक्शन मोटर, ठीक, ये ऐसे मशीन होते हैं जो प्योर एसी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देखो, इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन का सही मतलब क्या है, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बता दिया है। इंडक्शन मोटर के कुछ टाइप्स भी बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडक्शन मोटर करता क्या है, प्योर एसी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसकी सहायता से, मैग्नेटिक फ्लक्स की सहायता से, मैग्नेटिक फ्लक्स की सहायता से। ये बात आप याद रखेंगे, इंडक्शन मोटर में प्योर एसी पावर को मैकेनिकल पावर में मैग्नेटिक फ्लक्स की सहायता से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, अब आपको समझना ये है कि जैसे मान लो एक इंडक्शन मोटर है, ये ठीक है, ये आपका इंडक्शन मोटर है एक, इसका स्टेटर है, ओके, इसके स्टेटर में वाइंडिंग है, इसके स्टेटर में वाइंडिंग है और इसमें एक रोटर है, इसके रोटर पर भी वाइंडिंग है। ठीक, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम सप्लाई जब देते हैं तो किसके बाद क्या आता है, जिसे कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, हम ये बेसिक चीज़ें आपको पहले इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आगे का जो कठिन टॉपिक है उसे समझने में आपको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। ये रोटर है, रोटर पर एक्सटर्नल लोड लगाने पर रोटर का फ्लक्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, ये है आपका रोटर और ये है आपका स्टेटर। ठीक, तो स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप होता है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि इंडक्शन मोटर में किस प्रोसेस का पालन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम इसमें क्या है, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई किस में दिया जाता है, 3 फेज एसी सप्लाई इन स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, ये दिया गया। सप्लाई देने के बाद क्या होगा, स्टेटर में करंट फ्लो होगा, और करंट इस नंबर ऑफ टर्न वाली जो वाइंडिंग है उसमें फ्लो होगा। तो अगर इस करंट को, ठीक है, इस नंबर ऑफ टर्न से गुणा कर दिया जाए तो ये आपका कहलाता है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो मशीन में करंट फ्लो होने के बाद जो NI है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा उतना ज़्यादा MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, ये कहाँ पर है, स्टेटर में। इसके बाद क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। ओके, स्टेटर वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप हो जाएगा और ये फ्लक्स कैसा होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप का होगा, और पर्टिकुलर किसी एरिया में है
तो इस पर एक निर्धारित फ्लक्स डेंसिटी मान लिया जाता है। तो ये है आपका एक निर्धारित फ्लक्स डेंसिटी में उत्पन्न हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। BS मतलब फ्लक्स डेंसिटी इन स्टेटर, ठीक है, या स्टेटर फील्ड। इस RMF का स्पीड कैसा होगा? सिंक्रोनस स्पीड होगा, NS, ये हम सभी जानते हैं। ओके, अब इस NS सिंक्रोनस स्पीड से चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड किससे लिंक होगा? लिंक्ड स्टेटर फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स लिंक्ड स्टेटर फ्लक्स एट रोटर। मतलब कि ये फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से चलकर रोटर से टकराएगा, ठीक है, फ्लक्स रोटर से टकराएगा, लिंक होगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसमें एक EMF डेवलप हो जाएगा। किसमें? रोटर में। उस EMF का मान होगा, समझ लीजिए, E2। किसके नियम से होगा ये डेवलप? फैराडे के नियम से, ठीक है। इस EMF की वजह से रोटर में भी एक करंट फ्लो होने लगेगा, जिसे कहा जाता है रोटर करंट, ठीक है। इस रोटर करंट के वजह से, है ना, रोटर करंट की वजह से फ्लक्स डेवलप होगा। लेकिन डायरेक्ट फ्लक्स डेवलप नहीं होता है, कभी भी डायरेक्ट करंट नहीं फ्लो होता है, उस पर वोल्टेज लगता है तब करंट फ्लो होता है। तो वैसे ही इस रोटर करंट के बाद NI, है ना, यहाँ पर जैसे लिया मैंने IN। I क्या है? करंट, मतलब स्टेटर करंट, और नंबर ऑफ टर्न का अगर गुणा कर दिया जाएगा तो स्टेटर में मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मान निकल आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा NI। कैसा है ये? मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसका है? ये रोटर का, ठीक है। तो जो रोटर का मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, रोटर का जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देगा, मतलब कि रोटर का फ्लक्स डेवलप कर देगा, ठीक है। इस रोटर का फ्लक्स किस स्पीड से चलेगा? ये भी सिंक्रोनस स्पीड से चलेगा, लेकिन इस रोटर का भी फील्ड किस टाइप का होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप का होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप का होगा, और किसी कांस्टेंट पर्टिकुलर एरिया में वो फील्ड काम करेगा, इसीलिए BR मतलब फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रोटर, रोटर का फ्लक्स डेंसिटी वहाँ पर काम करेगा। जब स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब दोनों आपस में इंटरएक्शन करते हैं, टकराते हैं, ठीक है, इंटरएक्शन बिटवीन फ्लक्स, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर, ठीक है, दोनों का जब फील्ड इंटरएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है? मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। इंटरएक्शन बिटवीन फ्लक्स मतलब दोनों फ्लक्स जब टकराएंगे तो मैकेनिकल फोर्स डेवलप हो जाएगा। इस मैकेनिकल फोर्स के कारण मोटर के रोटर में एक बलाघूर्ण टॉर्क डेवलप हो जाएगा। इसी टॉर्क की वजह से इंडक्शन मोटर का रोटर, ये जो रोटर है, ये घूमने लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिकली फ्लो डायग्राम से ये समझाया कि किसके बाद किसी इंडक्शन मोटर में क्या क्या होता है और मैकेनिकल फोर्स के बाद कैसे टॉर्क डेवलप हो जाता है। इसी टॉर्क से रोटर घूमने लगता है, रोटर घूमने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक लाइन लिख लीजिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। 3 फेज
इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। मतलब ये अपने से स्टार्ट हो जाएगा जब सप्लाई देंगे ऑटोमेटिकली, किसी एक्सटर्नल सोर्स या इंटरनल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने सिर्फ 3 फेज वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दिया था, करंट फ्लो हुआ, एमएफ डेवलप हुआ, फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्पीड कैसी है, सिंक्रोनस स्पीड है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, मशीन की स्पीड कैसी है, सिंक्रोनस स्पीड। तो स्टेटर से फ्लक्स रोटर की तरफ आया, किस स्पीड से आया, सिंक्रोनस स्पीड से आया। आई थिंक ये समझते होंगे सभी लोग। इसमें क्या है, जब दोनों स्टेटर के फ्लक्स और रोटर के फ्लक्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेटर का फ्लक्स चल करके आ रहा है रोटर की तरफ। कुछ देर के बाद रोटर का भी फील्ड बन जाता है और एक दूसरे का अपोज करने लगता है, जिसे कहते हैं इंटरएक्शन। इस इंटरएक्शन के बाद मैकेनिकल फोर्स क्रिएट हो जाता है किस पर, रोटर पर। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स रोटर के कंडक्टर महसूस करते हैं और रोटर के कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। ज़्यादा करंट, ज़्यादा मैग्नेट की वजह से रोटर किसी एक दिशा में घूमने लगता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये फेज सीक्वेंस की बात है, ये आगे हम बताएंगे आपको। तो याद रखिएगा, रोटर किससे घूमता है, टॉर्क से, इसी टॉर्क से डेवलप हो जाता है। ये प्रोसेस मैक्सिमम लोगों को याद रखना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये समझने में। दूसरा चीज़, इंडक्शन मोटर का एक और चीज़ लिख लिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का फेज सीक्वेंस या रोटेशन, 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ठीक है, कि घूमने की दिशा, घूमने की दिशा फेज सीक्वेंस पर निर्भर करती है, फेज सीक्वेंस पर निर्भर करती है या सप्लाई फेज सीक्वेंस पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी मोटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके घूमने की दिशा 2 होगी, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि हम मोटर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, लेकिन इंडक्शन मोटर कहता है नहीं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चला सकते हैं इंडक्शन मोटर को, 3 फेज इंडक्शन मोटर को। ठीक है, सिंगल फेज नहीं, 3 फेज इंडक्शन मोटर को, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मोटर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है मोटर को अधिकतर किस दिशा में घुमाना चाहिए, अधिकतर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। लेकिन कभी क्या होता है, इंडक्शन मोटर का यूज प्लांट में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमाने के लिए कर सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेल्फ स्टार्टिंग मशीनों के साथ अलग अलग क्रिया करने के लिए। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इंडक्शन मोटर क्या करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, प्योर एसी पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। कौन, इंडक्शन मोटर। तो इसका कुछ डिफिनीशन है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वह एसी मोटर जो प्योर एसी है ना, वह एसी मोटर जो प्योर इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, प्योर इंडक्शन के सिद्धांत पर, है ना, प्रिंसिपल पर काम करता है। कार्य करता है, इंडक्शन मोटर कहलाता है। इंडक्शन मोटर द्वारा, ठीक है,
इंडक्शन मोटर द्वारा प्योर एसी पावर को डायरेक्टली मतलब सीधे मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर द्वारा प्योर एसी पावर को सीधे मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा चीज, इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। मतलब कि इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर, ठीक है, ऐसा मोटर जो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल सकता है या नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको सिंक्रोनस स्पीड पे चला देंगे तो क्या होगा या आपको आगे हम बताएंगे। वैसे एक बात बता दूं, किसी भी इंडक्शन मोटर को अगर आप सिंक्रोनस स्पीड पे चला देंगे तो उसका टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा और मशीन अपने मैक्सिमम स्पीड पर चलेगा, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का लोड नहीं ले सकता है। तो इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल है ना, इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के समान होता है। ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल के समान होता है, समान होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर की तरह जो वाइंडिंग सेकेंडरी होती है ट्रांसफार्मर में वो घूमती नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल मतलब यहाँ वर्किंग प्रिंसिपल के समान होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग स्थायी रहता है, स्थायी रहता है, जबकि इंडक्शन मोटर का सेकेंडरी वाइंडिंग घूमता है। ठीक है, घूमता है। इसीलिए इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ठीक है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग घूमता है तो उसे क्या कहते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। दूसरा नाम डायनामिक ट्रांसफार्मर। डायनामिक ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग घूमती है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडक्शन मोटर के, ये इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर के स्टेटर में भी जो वाइंडिंग होता है उसमें भी एसी सप्लाई होता है। ठीक है, इसमें भी एसी सप्लाई होता है और इंडक्शन मोटर के रोटर में भी एसी सप्लाई होता है। ठीक है, और यही ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। प्राइमरी वाइंडिंग में भी एसी फ्लक्स, एसी सप्लाई, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एसी सप्लाई, एसी फ्लक्स। समझ रहे हो? बस अंतर क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में ट्रांसफार्मर में एयर गैप नहीं होता है, उसमें कोर का यूज किया जाता है, इसीलिए वहाँ का फ्लक्स स्ट्रांग होता है। यहाँ इंडक्शन मोटर में एसी
AC वाइंडिंग मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में एयर गैप रहता है, इसीलिए इन दोनों के फ्लक्स के बीच में रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, एक तरीके से रिलक्टेंस काम करता है, इसीलिए इस फ्लक्स का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमको क्या है, इस स्टेटर वाइंडिंग से रोटर वाइंडिंग को घुमाना होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर को। तो हम क्या करते हैं, स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग के बीच में ये जो एयर गैप होता है इसको कम से कम रखा जाता है। अगर हाई इफ़िशियंसी की मशीन है तो एयर गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप एयर गैप बढ़ाएंगे तो मोटर का रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि किस मोटर का एयर गैप कम रखना चाहिए, किस मोटर का मतलब इंडक्शन मोटर में भी किस मोटर का एयर गैप ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है, एयर गैप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करो। इसीलिए इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर या डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। ठीक है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर या डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहा जाएगा, भी कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या है, इंडक्शन मोटर को इंडस्ट्रियल मोटर भी कहा जाता है। इंडक्शन मोटर को इंडस्ट्रियल मोटर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा मोटर जो इंडस्ट्री में लगभग मैक्सिमम स्थानों पर यूज किया जाता है। इंडक्शन मोटर को इंडस्ट्रियल मोटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका सर्वाधिक उपयोग 70% से 80% तक औद्योगिक कार्यों, इंडस्ट्रियल वर्क, औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। ठीक, इंडक्शन मोटर का एक और पॉइंट लिख लो, इंडक्शन मोटर का यूज सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल लोड ले करके चलने के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग एक्सटर्नल लोड, ठीक है, एक्सटर्नल लोड लेकर चलने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा मोटर है जिसे हम नो लोड पे स्टार्ट कर देंगे लेकिन कभी भी मैक्सिमम स्थानों पर इंडक्शन मोटर पर लोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इंडक्शन मोटर का यूज़ सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ सबसे ज़्यादा, इंडक्शन मोटर का यूज़ सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल लोड लेकर चलने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो इंडक्शन मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें हैवी मैग्नेट बनता है, ऊपर से ये सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे बहुत कम मशीन होते हैं जिन पर हम हैवी लोड लेकर के या एक्सटर्नल लोड लेकर के चलाने के लिए उपयोग कर सकें, इसीलिए सबसे सक्सेसफुल मोटर इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर एक्सटर्नल लोड लेकर के चल सकता है। अभी आपको एक पढ़ाएंगे हम सिंक्रोनस मोटर कभी भी एक्सटर्नल लोड लेकर के आप मतलब स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, चलाने की बात ही अलग है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको समझना है। इंडक्शन मोटर का यूज़ सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल लोड लेकर के चलने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो है लैंग्वेज समझने के लिए है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर।
अब इसमें आपको समझना है कि इंडक्शन मोटर रियल में काम कैसे करता है, वर्किंग। पीछे का जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया उसमें आपको सिर्फ करंट, वोल्टेज, पावर, मैग्नेटिक फ्लक्स, एमएफ की बात मतलब उसमें दिखाया आपको। लेकिन अब इसमें हम बताएंगे कि किसका किसका रूल लागू होता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल में इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग टाइम में, रनिंग टाइम में किसका नियम कैसे लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन लिखो, इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में थ्री फेज एसी सप्लाई देने पर स्टेटर वाइंडिंग के आसपास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, इसमें आपने सप्लाई दिया और इसमें सभी में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है, सभी में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, किस में है, स्टेटर में, ठीक है, डेवलप हो जाता है। इसे स्टेटर का सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है, इसे स्टेटर का सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये किताबी लैंग्वेज थोड़ा नहीं है, मतलब मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो एक्चुअल में होता है, ठीक है, जिसे मतलब कि इग्नोर कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इग्नोरिंग पॉइंट है। अगर आप इग्नोर करके पढ़ेंगे हर चीज़ या समझ के नहीं पढ़ेंगे तो इंडक्शन मोटर में आएगा नहीं। एसी मशीन है और जब आगे हम पढ़ाएंगे तो हो सकता है आपको आए भी ना, ठीक है। तो इसमें बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसीलिए हम थोड़ा टाइम ले करके पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है। आप समझते चलिए, इसे स्टेटर का सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग का क्या हो रहा है, इसमें सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। और जबकि हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, किस पर चलता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें सेल्फ इंडक्शन होता है, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इसका मतलब सेल्फ इंडक्शन के बाद म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम में सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण, ठीक है, किसी वाइंडिंग के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाना क्या कहलाता है, इंडक्शन। तो अपने स्वयं की सप्लाई से हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन, ठीक। स्टेटर का यह फ्लक्स, आगे लिखो, स्टेटर का यह फ्लक्स जब रोटर वाइंडिंग से या रोटर वाइंडिंग के कंडक्टर से, रोटर वाइंडिंग के कंडक्टर से, ठीक है, रोटर वाइंडिंग के कंडक्टर से लिंक्ड होते हैं, ठीक है, लिंक्ड होते हैं मतलब जुड़ते हैं, ठीक। स्टेटर वाइंडिंग के ये सभी फ्लक्स कहाँ पे आते हैं, चल करके रोटर वाइंडिंग की तरफ, रोटर के कंडक्टर की तरफ लिंक्ड होते हैं। तो क्या होता है, तो फैराडे के नियम से, किसके नियम से,
फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से रोटर के कंडक्टर में, रोटर के वाइंडिंग में या रोटर के कंडक्टर में, रोटर के वाइंडिंग के कंडक्टर में, वाइंडिंग के कंडक्टर में, रोटर के वाइंडिंग के कंडक्टर में क्या डेवलप हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे कहा जाएगा E2, E2 इजकल टू एन डी फाई बाई डी टी। दिस इज फैराडेज लॉ। फैराडे ने कहा था एन डी फाई बाई डी टी हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका E2 रोटर का EMF, ठीक है। एक EMF विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। और रोटर के कंडक्टर आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये रोटर है, रोटर के कंडक्टर या स्लॉट्स या बार, ठीक है, केस टाइप है, फेज टाइप है, कोई भी कंडक्टर है, इसमें करंट तभी फ्लो होगा। देखो सभी कंडक्टर में अलग अलग करंट फ्लो होगा। अगर करंट अलग अलग फ्लो होगा तो ये सर्किट जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपको क्या करना है, एक इंड रिंग्स लेना है, ठीक है, कोई कंडक्टिव मटेरियल लेना है जिससे ये सभी कंडक्टर आपस में क्या हो जाएं, शॉर्ट सर्किट हो जाएं, शॉर्ट सर्किट हो जाएं, ठीक है। और जब किसी रोटर के कंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो उसमें करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और जिससे मैग्नेटिक फील्ड आसानी से डेवलप हो जाता है। किसका फील्ड? रोटर का, ठीक है। यही आपको समझाया जा रहा है, विकसित हो जाता है, रोटर में EMF विकसित हो जाता है, ठीक। और रोटर के कंडक्टर, रोटर के कंडक्टर, कंडक्टर्स आपस में इंड रिंग्स, ठीक है, इंड रिंग्स किसका बना होता है? ये एल्युमिनियम का, ठीक है। एल्युमिनियम का क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका भार मतलब कि कम होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट रोटर पर नहीं डालता है। अगर बहुत हैवी लगा देंगे तो रोटर के ऑसिलेशन, स्पीड, टॉर्क को प्रभावित करने लगता है इंड रिंग्स, ठीक है, अनवांटेड सर्कुलर फोर्स क्रिएट करके। तो इंड रिंग किसका लगाएंगे हम लोग? एल्युमिनियम का, ठीक है। रोटर के कंडक्टर्स आपस में इंड रिंग की सहायता से शॉर्ट सर्किट रहते हैं, शॉर्ट सर्किट रहते हैं, जिसके कारण रोटर वाइंडिंग में क्या डेवलप हो जाएगा? हाई करंट। रोटर वाइंडिंग में हाई करंट विकसित हो जाएगा, ठीक है, हाई करंट विकसित हो जाएगा, ओके, है ना। करंट मतलब डेवलप हो, लेकिन जल्दी से डेवलप हो जाए। तो करंट तेज़ी से कब डेवलप हो जाएगा? जब इन रिंग से आप उसको क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, हाई करंट फ्लो होने लगेगा। और इस हाई करंट की वजह से, इस हाई करंट के कारण रोटर का अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, विकसित, ठीक है, विकसित हो जाता है, ओके। रोटर का भी अपना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब यहाँ से जब स्टेटर का भी फील्ड बन गया
और जब इस रोटर का भी फील्ड बन गया, ठीक है, स्टेटर का भी फील्ड बन गया, रोटर का भी फील्ड बन गया, ओके, और अब ये रोटर घूमने के लिए तैयार है, तो घूमता किसके नियम से है? लेंज के नियम से, ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, आरएमएफ विकसित हो जाता है जो लेंज के नियम के अनुसार लेंज के नियम के अनुसार स्टेटर फ्लक्स का विरोध करता है। स्टेटर फ्लक्स का विरोध करता है, स्टेटर फ्लक्स का विरोध करता है, और इस प्रकार रोटर स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगता है, ठीक है। वही यहाँ इंटरैक्शन को मैंने समझाया है आपको दूसरी भाषा में, लेंज के नियम के अनुसार, ठीक है। लेंज ने कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट, वोल्टेज कोई भी हो, जिस वजह से डेवलप हुआ था इसमें फ्लक्स, वो फ्लक्स उसी का विरोध करने लगता है, ठीक है। विरोध करने के बाद ये पावरफुल मैग्नेट होता है, ये थोड़ा सा कमज़ोर मैग्नेट होता है, ये इसको घुमाने लगता है, ठीक है, अपने फेज सीक्वेंस के अनुसार, अपने करंट के फेज सीक्वेंस के अनुसार, ठीक है। तो ये रोटर का फील्ड अपने से डेवलप नहीं होता है, स्टेटर के फील्ड से पहले डेवलप होता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, फिर खुद का फील्ड बना लेता है, और इसका फील्ड इसके फील्ड का विरोध करता है, जिसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? लेंज के नियम से, मतलब ज़्यादा समझने के लिए, है ना। लेंज का नियम का वहाँ पर उपयोग किया मैंने समझने के लिए। लेंज के नियम के अनुसार स्टेटर फ्लक्स का विरोध करता है, और इस प्रकार रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लगता है, ठीक है। ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कि किताब और कॉपी और थ्योरीज थोड़ा अलग है, ठीक है। ये समझने के लिए है आपको। अब आके हम बताएंगे आपको सिंक्रोनस स्पीड, स्लिप, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी और रोटर ईएमएफ के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ये भी बताएंगे कि मशीन में एयर गैप अगर कम ज़्यादा कैसे किया जाता है, तो मशीन का टॉर्क, स्पीड, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर कैसे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।